हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाबूजी के बारे में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो पंचपीर हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं रामदेव जी के बारे में और इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो लगे हुए हैं, आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। बहुत सारा जीके जो कि राजस्थान से संबंधित है। इसके साथ ही मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मटेरियल आपके लिए RAS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही अदर जितने भी RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये सीरीज़, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और डिटेल से बाबूजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि पहले क्या है कि एक जैसे कि स्त्री हैं, वो है कमला देवी जी और इसके साथ ही धांधल जी राठौड़। इन दोनों से एक संतान इनकी होती है और उनका नाम रहता है, जो ये नाम रखते हैं, बाबूजी। 1239 लगभग 40 के आसपास का समय है, 1240 के आसपास का समय है, तब एक लोक देवता का जन्म होता है जो कि बाबूजी के नाम से फेमस होंगे। उनकी माता का नाम आपको पता चल ही गया, कमला दे उनकी माता का नाम है, याद रखिएगा, कमला दे। और धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम है। 1239 का समय बाबूजी का जन्म होता है राठौड़ राजवंश में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि बाबूजी का जन्म किस राजवंश में हुआ था, तो राठौड़ राजवंश में हुआ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका जो स्थान है वो कोलूमंड, जो कि जोधपुर, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कोलूमंड की जो राजकुमारी के बारे में, तो कोलूमंड जोधपुर के अंतर्गत, फलोदी भी इसी के अंतर्गत आता है, इन क्षेत्र के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत। तो वही चीज़ है कि कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ और बाद में चल के आगे जैसे जैसे आगे चल के इनकी जो मृत्यु हुई, उसके बाद प्रतिवर्ष आप ये बोल सकते हैं कि चैत्र अमावस्या, जो चैत्र का जो महीना होता है उसमें अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोलूमंड जोधपुर से संबंधित है बाबूजी। जन्म कब हुआ ये आपको पता चल गया, किस राजवंश में इनका जन्म हुआ ये भी आपको पता चल गया, कि इनके माता पिता का नाम जनरली एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी लोक देवता हैं उनके माता पिता से संबंधित जो स्टूडेंट हैं वो जनरली याद करके नहीं जाते हैं, और उससे संबंधित या तो मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि इस तरफ 4 लोक देवता दे देंगे, इस तरफ उनके माता पिता दे देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इनका जो विवाह हुआ था, वो विवाह किनके साथ हुआ था, तो विवाह हुआ था फूलम दे के साथ। स्त्रियों के साथ जनरली इस राजवंश में दे लगाया जाता है पीछे, ये ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि कमला दे इनकी माता का नाम है और विवाह जो हुआ इनका फूलम दे से हुआ है, तो ये भी याद रखने वाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब ये फूलम दे कौन थी, जो इनकी पत्नी बनी थी, जिनसे इनका विवाह हुआ था, तो अमरकोट भी बोले या उमरकोट बोले कि सोढ़ा राजा सूरजमल, अमरकोट के सोढ़ा राजा सूरजमल की जो पुत्री थी, उनसे उनकी पुत्री से, जो कि जिनका नाम क्या था, फूलम दे, इन बाबूजी के साथ उनका विवाह हुआ था। और क्या हुआ कि बाबूजी की जो घोड़ी थी केसर कालमी, अब ये याद रखिएगा कि जो केसर कालमी इनकी बाबूजी की घोड़ी है, वो देवल चारणी, एक महिला बोल सकते हैं आप, स्त्री बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि केसर कालमी नाम की जो घोड़ी है वो बाबूजी को दे दी थी। ठीक है। और उस समय इन्होंने, जो देवल चारणी है, उन्होंने क्या किया कि एक शर्त रखी थी, आप ये बोल सकते हो, या कहा था कि मैं आपको घोड़ी उसी शर्त पे दूंगी कि आप मुझे अपनी रक्षा या मेरी रक्षा का वचन देंगे। तो बाबूजी ने कहा था कि ठीक है, आप पे जब विपत्ति आएगी तो मैं आपकी रक्षा ज़रूर करूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या किया कि केसर कालमी नामक घोड़ी देवल चारणी ने बाबूजी को दी थी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा केसर कालमी। किन के द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी देवल चारणी के द्वारा बाबूजी को दी गई थी और रक्षा का वचन लिया गया था। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल से कि क्या है, क्योंकि किसी भी लोक देवता का नाम जब रखा जाता है तो डिटेल के जो उनके बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है उसके आधार पर लोग उनका नाम रखते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी बात हुई।
देवल चारणी अभी मैंने डिस्कस किया कि जो केसर कलमी नामक घोड़ी देवल चारणी ने क्या किया कि बाबूजी को दी थी। तो एक बार क्या हुआ कि देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए, या एक बार क्या हुआ कि देवल चारणी की जो गायें थी उनके ऊपर विपत्ति आ गई। उस समय क्या हुआ कि जो घोड़ी थी वो हिनहिनाने लगी थी, जैसा होता ही है जनरली। तो उससे क्या हुआ कि जब पता चला बाबूजी को कि कोई ना कोई समस्या है, तो उस समय हो रही थी किनकी, कि बाबूजी की शादी हो रही थी। किनके साथ हो रही थी, अभी मैंने बताया कि फुलमदे के साथ इनका विवाह हो रहा था। तो इन्होंने 3.5 फेरे लिए, और ये क्या हुआ कि गायों को बचाने के लिए वहाँ से मंडप से गायों को बचाने के लिए वहाँ से चले गए। अब इन 3.5 फेरों के पीछे एक जो भी कथा है या जो भी किंवदंतियाँ जो प्रचलित रहती है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी कंटिन्यूटी में हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे ही ये 3.5 फेरे लेके वहाँ से गए, तो क्या हुआ कि बहनोई जो कि जो देवल चारणी की गायों के ऊपर जिन्होंने हमला किया था, तो वो कौन था कि इन बाबूजी के बहनोई थे, जिनका नाम क्या था, जायल जिंदराव खींची, जो कि नागौर के शासक थे। 1276 में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन, ये बाबूजी, ठीक है। तो इनकी ये जो वीर गति को प्राप्त हुए, तो मतलब कि इन देवल चारणी की गायों के ऊपर आक्रमण किसने किया था, तो आप बोल सकते हैं कि जायल जिंदराव खींची ने, नागौर के शासक ने इन पे आक्रमण किया था। 1276 में क्या हुआ कि युद्ध लड़ते हुए कौन, बाबूजी, लगभग आप बोल सकते हैं कि 24 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र रही होगी, जैसा कि डिटेल से पता चला है। तो देचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और राजस्थान लोक साहित्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, तो याद रखिएगा लक्ष्मण का अवतार बाबूजी को माना जाता है। बाबू प्रकाश नामक एक ग्रंथ आप बोल सकते हैं, जिसे आसिया मोड़जी द्वारा लिखित है। आसिया मोड़जी ने बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, और उसमें इन बाबूजी के जीवन चरित्र का कंप्लीट डिटेल से बात बताई गई है। तो आसिया मोड़जी, तो एक चीज़ ये भी पता चल गई कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। इसमें इनको किसका अवतार बताया गया है बाबूजी को, तो लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया कि इनका जन्म और इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अब जो मैं बता रहा था कि इनकी शादी के समय जो इन्होंने 3.5 फेरे लिए और गायों को बचाने के लिए गए वहाँ पे, और वहीं पे जो वीरगति वाली बात आई, तो 3.5 फेरों से बहुत ही ये बोल सकते हैं कि गहरा कनेक्शन है, और क्या है उसको डिस्कस करते हैं। हुआ क्या कि जैसे 3.5 फेरे लिए और आक्रमण का पता चला, तो ये वहाँ से चले गए। और इसके साथ ही जब 3.5 फेरे की बात आती है, तो इनकी जो अनुयायी है, जो इनकी बातों का फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो इनके जो अनुयायी है वो भी विवाह के अवसर पर क्या करते हैं कि 3.5 फेरे ही लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस लोक देवता के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं, तो याद रखना बाबूजी के जो अनुयायी है वो क्या करते हैं, विवाह के अवसर पर आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। इनके जो अनुयायी है उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है, याद रखना थाली नृत्य है। डिटेल से जब नृत्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से नृत्य किया जाता है, किन किन लोगों के द्वारा किया जाता है, क्या स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, डिटेल से उसमें डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि इनके अनुयायी के बारे में लगभग 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो 3 या 4 बातें कि अनुयायी जो है वो विवाह के अवसर पर क्या करते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि थाली नृत्य करते हैं इस जाति के लोग, इनके अनुयायी। और साथ ही 2 जो मुझे डिटेल से पता चली है इनके बारे में, वो ये है कि थोरी जाति जो है वो इनके अनुयायियों में आती है, और एक रायका या रेबारी जिसे बोलते हैं। ये 2 जो जातियां हैं वो क्या है कि इनके अनुयायियों के अंतर्गत आती है। मतलब इस 2 जाति के लोग इनको फॉलो करते हैं। अब थोरी जाति से संबंधित एक कथा है, वो ये है कि मतलब मलेच्छ मतलब आप ये बोल सकते हो कि उस समय जो निचली जाति के लोगों को लोग समझे जाते थे, उन 7 भाइयों को इन्होंने क्या किया था कि आश्रय दिया था, मतलब कि इनकी शरण में रहने का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनको लोग धुतकारते थे, इन्होंने उनको आश्रय दिया, उनको रहने का स्थान दिया। तो इस कारण से ये जाति इनकी अनुयायी के रूप में पूजी जाने, अनुयायी के रूप में रहने लगी, और आज भी इस जाति के लोग इनको मानते हैं। अब इस जाति के 7 भाइयों को जब इन्होंने आश्रय प्रदान किया, तो इस जाति के लोगों ने क्या किया कि जो इनसे ये बोल सकते हैं कि इनसे प्रसन्न होके इनके जितने भी संदेश थे, जो कि बाबूजी से जो भी बातें निकलती थी, जो एक मलेच्छ जाति या नीची जाति के प्रति उनके जो विचार थे, ये लोग क्या करते हैं कि इनके संदेश जो हैं, बाबूजी के संदेश थोरी जाति के लोग क्या करते हैं, लोगों में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहुंचाते किस माध्यम से, तो पहला तो है पवाड़े और दूसरा है फड़। इन 2 के माध्यम से, फड़ बाजी जाती है ना, आपने पढ़ा होगा, तो उनके माध्यम से क्या करते हैं कि लोगों में संदेश पहुंचाते हैं कि जो सोच है बाबूजी की वो क्या सोच थी,
थी उसके बारे में पूरा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी जाति से संबंधित ये इनकी थोड़ी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको डिटेल से बताई 7 भाइयों से संबंधित। और फिर इस जाति के लोगों को जब इन्होंने अपनाया तो इन जाति के लोगों ने इनके लिए क्या किया उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया। थाली नृत्य के बारे में मैंने डिस्कस किया कि इस जाति के या इनके जो अनुयायी है वो थाली नृत्य करते हैं, साथ ही 3.5 फेरे भी लेते हैं। रायका रेबारी के बारे में डिटेल ये है कि रायका रेबारी जो जाति में बोल रहा हूँ आपसे, एक तो थोरी के बारे में डिस्कस किया है, रायका रेबारी या तो आप रेबारी बोलो या रायका, बात वही है। तो ऊंट पालक जाति है। अब ऊंट पालक जाति इनके अनुयायी कैसे बन गए, तो सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। इसलिए इस जाति के लोग पाबूजी को अपना क्या मानते हैं, एक पूजनी के रूप में मानते हैं। तो जब ऊंट बीमार हो जाता है तो जो भोपे होते हैं पाबूजी के, वो क्या करते हैं कि पाबूजी की फड़ बांधते हैं, उससे ऊंट उनका सही हो जाता है, ऐसी मान्यता है और ऐसा ही लिखा हुआ भी है। साथ ही ऊंट बीमार होने पर क्या करते हैं कि भोपे पाबूजी की फड़ बांधते हैं। फड़ बांधते समय एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब फड़ बांधते हैं तो एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, उस वाद्य यंत्र को बोलते हैं रावण हत्ता। पाबूजी के जब पवाड़े, मैंने कहा ना कि 2 के माध्यम से लोग संदेश भी पहुंचाते हैं, और ऊंट बीमार होता है तो ये फड़ बांधते हैं। और जब संदेश पहुंचाना होता है तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि ये फड़ बांधते हैं, दूसरा तरीका होता है कि ये पवाड़े बांधते हैं। जब फड़ बांधते हैं उस समय ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और जब पवाड़े बांधते हैं या पवाड़े गाते हैं उस समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, डिटेल से हमने डिस्कस किया क्या क्या है। अब इनके उपनाम आते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है एग्जाम में कि उपनाम से संबंधित क्वेश्चन जनरली बन जाता है और पूछा भी जाता है। सबसे पहले बताऊं कि ऊँटों का देवता किसे माना जाता है, तो याद रखना पाबूजी को। हाड़ फाड़ का देवता भी इनको कहा जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार क्यों कहा जाता है, ये हमने देखा कि जो बाबू प्रकाश ग्रंथ है उसमें इसी का उल्लेख किया गया। राजस्थान के जो भी ग्रंथ है उसमें मेहर जाति के मुसलमानों के पीर भी कहे जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोरक्षक देवता क्यों गोरक्षक, जैसा कि देवल चारणी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया कि गायों के ऊपर जब विपत्ति आई तो इन्होंने सामना करके उनको बचाने का प्रयास किया। प्लेग रक्षक देवता के रूप में तो वो भी है। तो ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण जी का अवतार और मेहर जाति के मुसलमान, तो इनके 6 नाम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी थोड़ा सा लक्ष्मण जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, गोरक्षक में तो फिर भी हमने पहले डिस्कस किया था, और इसके साथ ही प्लेग रक्षक देवता के बारे में, या ऐसे दे देंगे कि निम्न में से गोरक्षक देवता कौन से नहीं है, तो पाबूजी भी दे देंगे, अदर देवता भी दे देंगे। और तो आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है। तो 6 नाम है, 6 नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत ईजी है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से डिस्कस किया कि कौन कौन से लोक देवता हैं और इसमें पाबूजी का क्या परिदृश्य या जो भी चीज़ें हैं हमने डिटेल से डिस्कस किया। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि इसका जो PDF है वो प्रोवाइड करवाएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।